दोस्तों नमस्ते। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में अध्ययन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स जो कि मेरे चैनल में बने हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राष्ट्रीय राजवंशों का विवरण दिया हुआ है कि मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश और कुषाण वंश ने छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों में शासन किए और क्या क्या इनके साक्ष्य है शासन करने का। ये राष्ट्रीय राजवंश थे। कहने का अर्थ ये है कि ये छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में शासन करने के साथ साथ भारत के एक वृहद क्षेत्र में इनका शासन होता था, है ना। और साथ साथ इनके शासन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शामिल होने के कारण ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर शासन किए। उसके बाद दूसरे प्रकार के शासक आते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश या स्थानीय राजवंश, इनको कहना चाहिए। स्थानीय राजवंश कहने का अर्थ ये है कि ये छत्तीसगढ़ के ही स्थानीय लोग थे, है ना। और ये छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ क्षेत्रों में शासन करते थे, जैसे दक्षिण कोसल वाले क्षेत्रों में या बस्तर वाले क्षेत्रों में शासन करते थे। तो आज हम इसी पर फोकस करते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश कौन थे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हम क्षेत्रीय राजवंशों में और आगे मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में आपका आ जाता है सबसे पहला राजवंश जिसका नाम आता है राजर्षि तुल्यकुल वंश। फिर आपका आएगा नल वंश, बस्तर में जिन्होंने शासन किया। राजर्षि तुल्यकुल वंश, इनकी राजधानी थी आरण, यानी कि ये रायपुर के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। ये नागवंश, जिन्होंने अलग समय में नलवंश ने पहले शासन किया, फिर नागवंशियों ने इस क्षेत्र में शासन किया। नलवंश की राजधानी थी वो पुष्करी थी, जो वर्तमान में भोपालपट्टनम के नाम से जानी जाती है। उसके बाद नागवंशीय शासक ने शासन किया। फिर सरभपुरीय राजवंश, जिनकी राजधानी सिरपुर या सारंगढ़ थी। इतिहासकारों में मतभेद है ना, लेकिन ऑथेंटिक सिरपुर ही माना जाता है। उसके बाद पांचवें शासक हुए पांडुवंश या सोमवंशीय शासक। पांडुवंशीय और सोमवंशीय शासक, इन्होंने सिरपुर को राजधानी बनाकर शासन किया था छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में, जिनकी राजधानी आरण थी। अब हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में हमको क्या पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में हमको पढ़ना है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन किया, वो था कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश जो रतनपुर में राजधानी बनाकर शासन करते हैं, और इनकी एक शाखा रहती है जो 14वीं शताब्दी में रायपुर में एक राजधानी बनाकर शासन करते हैं। उसके बाद फड़ी नागवंशी शासक आते हैं, जो कि इनका एक रहता है कवर्धा में ये शासन करते हैं। नागवंशी दो रहते हैं, एक बस्तर में शासन करते हैं, इनको छिंदल नागवंशी बोलते हैं। जो कवर्धा में शासन करते हैं उन्हें फणी नागवंशी शासक बोलते हैं। फिर उसके बाद हम काकतीय वंश देखेंगे, जो बस्तर में शासन करते हैं मध्यकाल से आधुनिक काल के इतिहास तक इनका शासन होता है। जब तक भारत स्वतंत्र होता है वहां तक इनका शासनकाल रहता है बस्तर के क्षेत्रों में। ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासक नहीं थे, पर इसको अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर ये सोमवंश शासक रहता है, जो कांकेर में शासन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक काल के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के आधुनिक काल में, जब कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह होते हैं 1741 में, तब एक मराठा सेनापति आते हैं भास्कर पंत। वो रघुनाथ सिंह को हराकर छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का एक बीज बोते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से 1757 तक चलते रहता है, जब तक बिम्बाजी भोसले यहाँ के शासन नहीं करते। बिम्बाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ में आकर शासन करते हैं, वहां से छत्तीसगढ़ का आधुनिक काल का इतिहास प्रारंभ होता है। और उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ की दशा क्या थी, ठीक है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय राजवंश हो गया। हम हर कंटिन्यूअस चैप्टर में हम ये सब राजवंश को हम कवर करते जाएंगे। और इसके अलावा 5 के अलावा और कुछ कुछ छोटे राजवंश हैं, जिनका छत्तीसगढ़ के कुछ संकुचित क्षेत्र में ही शासन होता था, जैसे बाण वंश है, पर्वत बारक वंश है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो 5वां पांडुवंश सोमवंश है, ये
अमरकंटक मैकर में शासन करने वाले जो सोमवंश है, उन्हीं की एक शाखा थी जो दक्षिण कोसल में शासन करती है, तो उनसे भिन्नता प्रकट करने के लिए इन्हें पांडुवंश कहा जाता है। इनकी एक शाखा उड़ीसा में भी शासन करती थी, उसे भी सोमवंशी कहा जाता है। ठीक है, जब इसको हम लेक्चर में देखेंगे तब इस पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में सबसे प्रथम क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ का राजर्षि तुल्यकुल वंश। तो ये प्रश्न पूछा गया है, क्रम से 4 राजवंशों का नाम दिया था कि वो कौन राजवंश पहले आया। तो सर्वप्रथम राजर्षि तुल्यकुल वंश इस क्षेत्र में शासन करते हैं। फिर बस्तर वाले क्षेत्र में नरवंशीय शासक शासन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्यकुल वंश है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिए, इनके साथ साथ ही नरवंशीय शासक बस्तर में शासन करते हैं, है ना। ये संभवतः राजर्षि तुल्यकुल वंश के कुछ वर्षों बाद ही इन्होंने इस क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ किया होगा। अब हम देखते हैं कि राजर्षि तुल्यकुल वंश की जानकारी का स्रोत क्या है। तो सर्वमान्य स्रोत है आपका आरंग का ताम्रपत्र। आरंग जो कि रायपुर जिले में स्थित एक शहर है, वहां ये वाला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, पर ये जारी कहाँ हुआ है? ये सुवर्ण नदी के किनारे जारी हुआ है ना। देखिए, ताम्रपत्र आपका आरंग ताम्रपत्र कहलाता है, ठीक है, लेकिन ये जारी हुआ है सुवर्ण नदी के किनारे। अब इतिहासकारों को मतभेद है कि ये सुवर्ण नदी कहाँ है। तो कुछ इतिहासकार इसको जांजगीर चांपा में स्थित सोना नाला मानते हैं, है ना। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो सोन नदी है अमरकंटक में, ये सुवर्ण नदी होगी, क्योंकि ताम्रपत्र जारी करने का एक ये होता था कि ये एक पुण्य क्षेत्र से जारी किया जाता था, इसलिए इतिहासकारों का मत है कि ये अमरकंटक की सोन नदी है। उसी प्रकार इसके तिथि के संबंध में भी विवाद है कि इनका जो ताम्रपत्र जारी किया गया वो कौन से सन में जारी किया गया है, क्योंकि इस तिथि से इसके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इस तिथि में 182 या 282 जो सम्मत उपयोग किया गया है, गुप्त सम्मत का प्रयोग किया गया है। देखिए, 182 या 282 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 1 या 2 का प्लेस है ना, वो कुछ मिटा हुआ है। तो कुछ इतिहासकार इसको 182 पढ़ते हैं और कुछ इतिहासकार इसको 282 पढ़ते हैं, पर ये फाइनली कंक्लूड नहीं हुआ है कि ये कौन सा संबंध है। तो इसको जो सबसे अंतिम शासक था इस राजवंश का, भीमदेव द्वितीय द्वारा ये ताम्रपत्र जारी किया गया था, और वो अपना जो सम्मत लिखते हैं 182 या 282 लिखते हैं। अगर 182 लिखते हैं तो इनके शासनकाल जो होगा 5वीं शताब्दी का होगा। अगर ये 282 मानते हैं तो इनका जो शासनकाल था वो 6वीं शताब्दी के आसपास था, है ना। अब देखिए, इनका शासनकाल स्टार्ट कब से होता है इस राजवंश का। तो हम देखते हैं कि जो आरंग ताम्रपत्र में है, जो भीमदेव द्वितीय है, अपने पहले 5 शासकों का उल्लेख करते हैं। तो इतिहासकार जब इनको शासकों का शासनकाल प्राप्त नहीं होता तो सभी शासकों को 20 या 25 वर्ष का शासनकाल प्रदान करके एक एग्जैक्ट डेटा बिठाने की कोशिश की जाती है। तो इसके हिसाब से 20-20 का अगर अंतराल लें तो इस राजवंश का जो प्रारंभ है, ये अगर 5वीं शताब्दी रहा होगा तो ये 4थी शताब्दी से प्रारंभ होता था इनका शासनकाल, या अगर हम इसको 282 माने तो इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होता था, है ना। अगर 4थी माने, है ना, अगर 182 माने तो प्रारंभ हुआ था 4थी शताब्दी, और जो भीमदेव द्वितीय का जो शासनकाल था वो 5वीं शताब्दी। अगर 282 माने तो इस राजवंश का शासनकाल प्रारंभ हुआ 5वीं शताब्दी, और भीमदेव द्वितीय का जो शासनकाल था वो 6वीं शताब्दी में प्रारंभ होता था। ऐसा
इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है ना। तो इस राजवंश का अगर प्रारंभ पूछे तो ये 34वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया नदी, सुवर्ण नदी के किनारे जारी किया गया था। तिथि ये 182 या 282। ठीक है, और इसको जारी करता कौन था? इस वंश के सबसे अंतिम जो शासक थे भीमदेव द्वितीय। उसके बाद इसकी राजधानी के बारे में, तो यहाँ जो ताम्रपत्र मिला हुआ है आरंग में, तो माना जाता है कि ये जो आरंग शहर रहा होगा उस समय का, वो आरंग राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजधानी रही होगी। और ये जो राजवंश है रायपुर बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया होगा। उसके बाद इसके संस्थापक के बारे में चले, तो संस्थापक के बारे में एक ये आपका जो उदयगिरी जो ताम्रपत्र है, उदयगिरी ताम्रपत्र है ना, इससे ये जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के एक महान शासक थे, ये अपने राजगुरुओं से खुश होकर, प्रसन्न होकर उनको कोई कोई ग्राम दान में देते थे। तो इस वंश के संस्थापक के जो पिता थे, है ना, उनको उनके पिताजी को महाराजा धीराज की उपाधि देके आरंग जो ग्राम है, आरंग ग्राम, उनको दान में दिए थे। तो गुप्त वंश के शासकों का ये था कि वो ग्राम दान करते थे अपने राजगुरुओं को। तो उदयगिरी ताम्रपत्र में ये उल्लेख है कि इस वंश के जो संस्थापक थे उनके पिता श्री को महाराजा धीराज की उपाधि देके उनको आरंग ग्राम दान में दिया गया था। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे सूर या सूरा, सूर्य सूरा करके एक शासक थे जिनके पिता श्री को आरंग ग्राम जो था वो दान में मिला हुआ था। इसी कारण इस संस्थापक के नाम से ही इस राजवंश को राजर्षि तुल्य कुल वंश के साथ साथ सूर्य सूरा राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है इतिहास में ये बात सामने आती है कि ये जो भीमदेव द्वितीय था जो इस ताम्रपत्र को लिखवाता है ना, ये भादो मास के 18वीं तिथि को, भादो मास की 18वीं तिथि को अपने माता और पिता की पुण्य तिथि में, है ना, सुवर्ण नदी के किनारे एक ताम्रपत्र जारी करता है। और वो होते हैं, दो ब्राह्मण होते हैं, है ना, दो ब्राह्मणों का नाम था ये, इनका नाम था हरि स्वामी और बोप स्वामी। हरि स्वामी और बोप स्वामी को एक भट्टपालिका करके ग्राम दान में दिया गया था। ये भट्टपालिका ग्राम जो है वो आरंग से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हरि स्वामी और बोप स्वामी को ग्राम दान में मिला था ये भीमदेव द्वितीय के द्वारा। उसके बाद इस ताम्रपत्र से हमको इसके राज मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है कि इसके मुद्रा में सिंह अंकित होता था, इसके मुद्रा में सिंह अंकित होता था। ठीक है, और इस वंश के शासकों के बारे में देखते हैं, इस वंश के शासक कौन कौन थे। तो सबसे पहले जो ये आरंग ताम्रपत्र है इसमें इसके शासकों के बारे में ही जानकारी मिलती है, अन्य कुछ जानकारी इसमें नहीं मिलती। इसमें सबसे पहले जो शासक की जानकारी मिलती है वो, उसका नाम है सूर। सूर के बाद एक आता है दैतवर्मन प्रथम, दैतवर्मन प्रथम। उसके बाद एक शासक आता है विभीषण। विभीषण के बाद एक शासक आता है, ऐसे नीचे से याद करना, सबसे पहले सूरा दिया गया दैतवर्मन प्रथम को, उसके बाद ये दिया विभीषण को, फिर आपका आता है भीमसेन प्रथम, उसके बाद दैतवर्मन द्वितीय, उसके बाद आपका आता है भीमसेन सेकंड।
इस वंश के राजाओं का ही इसमें उल्लेख है, जिसमें केवल 6 राजाओं का उल्लेख है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस राजवंश में। इस राजवंश के राजाओं का नाम आपको पूछ सकता है एग्जाम में, या तो इनको क्रम में जमाने के लिए लिया जा सकता है। तो देखिए, सूत, दैत्यवर्मन प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यवर्मन द्वितीय, उसके बाद भीमसेन द्वितीय, ये 6 शासक होते हैं। ठीक है। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे भीमसेन द्वितीय, इन्होंने इस आनंद ताम्रपत्र को लिखवाया था। उसके बाद हम देखते हैं इस वंश का अंत कैसे होता है। तो भीमसेन द्वितीय के आनंद ताम्रपत्र से ये जानकारी नहीं मिलती कि इस वंश का अंत कैसे होता है। ठीक है। और देखिए, दूसरे जो ताम्रपत्र रहते हैं उसमें रानी, राजधानी और उसके सेनापति और मंत्रियों की जानकारी मिलती है, लेकिन इस ताम्रपत्र में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद इसके अंत के बारे में देखें तो जो वाकाटक वंशीय शासक था हरिसेन, वो अपने आप को कोसल और कलिंग का स्वामी बोलता है। कोसल और कलिंग का स्वामी बोलता है, तो संभवतः इतिहासकारों का मत है कि ये जब पूर्वी अभियान में आया होगा तो पूर्वी अभियान में आते समय दक्षिण कोसल के राज्य को इसने जीता होगा। ठीक है, ये इतिहासकारों का मत है। और एक मत और है कि भीमसेन द्वितीय अपने शासन को पूरा गुप्त वंशीय शासक जिनसे ये साम्राज्य मिला हुआ था उसी को वापस कर देते हैं। लेकिन सर्वमान्य तर्क यही है कि वाकाटक शासक हरिसेन ने इस साम्राज्य का अंत किया था। अब देखते हैं अधीनता। तो जो गुप्त संबंध की जानकारी मिलती है ना ताम्रपत्र में, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये गुप्त वंशियों का अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने ही इनको पूरा साम्राज्य दिया था, इसलिए गुप्त वंशों की अधीनता स्वीकार करते थे। और एक और तर्क दिया गया है, वो मात्र एक तर्क है, संभावना है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। माना जाता है कि जो बौद्ध शासक होते हैं भद्रकाली, उस समय भद्रकाली, उसके मांडलिक रहे होंगे, ऐसा इतिहासकारों का भी मत है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये एक उपाधि धारण करते थे, इस वंश के शासक महाराज उपाधि धारण करते थे। भीमदेव द्वितीय ने भी अपने लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे शासक, महाराज नाम से विदित होता है कि ये अपने आप में स्वतंत्र शासक थे, पर ये ऐसा नहीं था, ये गुप्त वंशों की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है। अब देखिए, उदयगिरी ताम्रपत्र ये किनका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद सबसे मेन चीज हम ये देख लेते हैं कि ये अपने आप को राजर्षि तुल्य कुल क्यों कहते हैं। तो पहली बात यह है कि सनद में इनको ऐसे वंशों का बताया गया है जो राज्य योगी से कम नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये सनद में ऐसे राजवंशों से बताया गया है जो राज्य योगी से कम नहीं है, इसलिए इस वंश के शासकों को राजर्षि तुल्य कुल वंश के कहे जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि गुप्त जो शासक थे जिन्होंने उदयगिरी ताम्रपत्र में वो लिखवाया था, राजा धीराज श्री की उपाधि धारण की थी, है ना। गुप्त शासकों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजा धीराज श्री की उपाधि धारण की थी उदयगिरी ताम्रपत्र में। तो उसके समान राजर्षि तुल्य कुल को उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, उसके बराबर माना जाता है। तो गुप्त वंश का एक फैक्ट था। उसके बाद जो कलिंग नरेश खारवेल है, कलिंग नरेश खारवेल अपने आप को राजर्षि वंश कुल विंसृत लिखवाता है ना। अपने एक अमरावती ताम्रपत्र है, कलिंग नरेश खारवेल अमरावती ताम्रपत्र जो जारी करते हैं, उसमें अपने आप को लिखवाते हैं राजर्षि वंश कुल विंसृत करके लिखवाते हैं। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये जो राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक थे वो खारवेल के वंशज थे, जो बाद में इस क्षेत्र में आकर, दक्षिण कोसल क्षेत्र में आकर अपना शासन स्थापित करते हैं। यह भी एक तर्क है। हीरालाल करके जो इतिहासकार है छत्तीसगढ़, उन्होंने एक तर्क दिया है। ठीक है।
तो इस प्रकार राजर्षि तुल्य कुल वंश कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नल वंश। इसमें मैं बता दूं कि जो वन डे एग्जाम होता है व्यापम और पीएससी का, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस वंश के राजाओं का नाम और क्रम है ना, राजमुद्रा और के आरन ताम्रपत्र से जितने भी फैक्ट निकलते हैं। और जो मेंस के दृष्टिकोण से है, सबसे मेन चीज आरन ताम्रपत्र के बारे में पूछ सकता है। राजर्षि तुल्य कुल वंश के आरन ताम्रपत्र से कौन कौन सी जानकारी मिलती है। ठीक है, इस प्रकार ये लेक्चर कंप्लीट होता है।